नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. कॉटन किंग प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय पीएमसी बँकमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत. आपल्या देशातल्या सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींचं थेट प्रतिबिंब ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये लगेचच उमटतं त्यातली एक महत्त्वाची शैक्षणिक संस्था म्हणजे जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी अर्थात JNU. डाव्या आणि उजव्या विचारसरणीचा संघर्ष JNUमध्ये आपल्याला कायमच पाहायला मिळतो. देशविरोधी विचारांचा ही युनिव्हर्सिटी अड्डा बनली असा आरोप सुद्धा सातत्यानं केला जातो. 2 वर्षांपूर्वी अफजल गुरुच्या फाशी विरोधात इथे एका कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि याच कार्यक्रमामध्ये देशविरोधी घोषणाबाजी केल्याप्रकरणी काही विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात आली. त्यातलाच एक चेहरा होता कन्हैया कुमारचा. कन्हैया कुमारची विचारसरणी, त्याची आक्रमकता, त्याची बोलण्याची शैली आणि कन्हैया कुमारनं थेट मोदींवरती केलेले काही गंभीर आरोप यामुळे मोदी विरोधाचा एक मोठा चेहरा म्हणून कन्हैया कुमार सर्वांच्या समोर आला. आजच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीविषयी कन्हैया कुमारला नेमकं काय वाटतंय या सगळ्या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी कन्हैया आज आपल्या कट्ट्यावरती आलेत. आपका बहुत बहुत स्वागत है. कन्हैया, अभी आता ज्ञानदा जे बोलली ते समजलं काय म्हणाली ते समझ में आया कैसे? मराठी की लिपि देवनागरी है. हाँ. हिंदी की लिपि देवनागरी है. मला मराठी येत नहीं लेकिन समझ में आता है. अरे वाह. तो जो ज्ञानदा ने कहा, क्या कहना है उसके बारे में? जिस केस के बारे में बात की जा रही है उसका कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ. पहली बात तो ये है कि उस कार्यक्रम का आयोजक मैं नहीं था. दूसरी बात ये है कि मैं प्रेसिडेंट जरूर था लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम हमारा नहीं है. लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम या तो JNU की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो देखेगी और उसको हेड करते हैं हमारे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उसके ऊपर होते हैं प्रॉक्टर जिनका काम है यूनिवर्सिटी के भीतर डिसिप्लिन को मेंटेन करना. साथ ही साथ JNU एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है. 145 देश से ज़्यादा के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं. ऑब्वियसली वो सरकार के सर्विलांस में रहता है और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसका एक बीट स्टाफ होता है. IB के लोग वहाँ पे डिप्यूटेड हैं. और जब ये इंसिडेंट कहा जा रहा है कि हुआ है तब वहाँ PCR खड़ी थी, पुलिस के लोग थे. तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारी ड्यूटी नहीं है. ना मैं परमिटिंग अथॉरिटी हूँ कि मैं किसी को कोई कार्यक्रम करने का आदेश दे सकता हूँ. ये वाइस चांसलर का जुरिडिक्शन है. तो इसमें मेरा किसी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. अब ऐसा है ना कि इतने साल हो गए लेकिन जब भी आपका नाम आता है तो ये उसके साथ जुड़ जाता है. तो अब मतलब अब इतने साल के बाद उस सारी घटना को देख के क्या आपको लगता है? देखिए, इसीलिए तो मैं जनता के बीच हूँ कि आज जिस तरीके से झूठ को सच की तरह परोसा जाता है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत परिपाटी देश के भीतर बन गई है जहाँ सच को छुपाने के लिए झूठ का इस्तेमाल किया जाता है. अब जैसे ये मेरे साथ जुड़ गया है, ये बदनामी मेरे साथ जुड़ गया है, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो भी मैं लोगों को बता रहा हूँ. जैसे 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक कोई आरोप पत्र नहीं है. JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे ऊपर 3 बार पनिशमेंट करने की कोशिश की. एक बार उच्च न्यायालय ने स्टे किया और 2 बार इसको खारिज किया है. और बिना फ़ाइन दिए हुए मैंने अपनी PhD सबमिट की है, क्योंकि यदि मैं फ़ाइन देता इसका मतलब कि मैं अपनी गलती स्वीकार करता. और साफ साफ शब्दों में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा जो JNU एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है स्टूडेंट्स को परेशान करने का, ये इलीगल है और इरेशनल है. उसके बाद जो है हमने अपनी PhD सबमिट की है. तो कोर्ट का जो है डिसीजन हमारे सामने है कि कोर्ट जो है हमको कहीं भी गिल्टी नहीं पा रही है. जहाँ तक केस का सवाल है, 2.5 साल हो गया है, पुलिस अभी तक कोई चार्जशीट नहीं की है. तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के ऊपर एक एलिगेशन लगा दिया जाता है. और ये बात कोई ऐसा नहीं है कि कोई साधारण व्यक्ति ने बोल दिया. देश के गृह मंत्री ने बोल दिया कि हाफिज सईद से इन लोगों का रिश्ता है. अब मान लीजिए कि उनकी बात सही है 1 मिनट के लिए. अगर मेरा रिश्ता हाफिज सईद से है तो आप मुझे खुला कैसे छोड़ दिए हैं? उल्टे आप हमको पुलिस सिक्योरिटी दे करके पूरा देश में घुमा रहे हैं. लालू प्रसाद यादव आपका विरोध कर रहे थे तो वो जेल में हैं और कन्हैया कुमार बाहर कैसे घूम रहे हैं? पुलिस सिक्योरिटी कैसे उनको मिल रहा है? और यदि ऐसा नहीं है, हाफिज सईद से मेरा रिश्ता नहीं है, तो आपने किस आधार पे ये बात कही? आपको देश से माफ़ी मांगना चाहिए, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए. ये बात सही नहीं तो आपने क्या डिफेमेशन का केस डाला है? नहीं, मैंने डिफेमेशन का केस नहीं डाला. तो आपको डालना चाहिए ना कि अगर कोई बड़ी व्यक्ति अगर आपको इस तरह से किसी व्यक्ति के साथ जुड़ रही है तो आपने क्यों नहीं डाला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कानूनी लड़ाई नहीं है, ये पॉलिटिकल बैटल है. इसलिए मैं इसको कानूनी लड़ाई के तौर पे नहीं देखता हूँ. मेरा नाम, मैंने बार बार कहा है, मेरा नाम अगर कन्हैया अंबानी होता तो मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगता. क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके बारे में आप कुछ भी कभी भी बोल दीजिए. जो कमज़ोर व्यक्ति है
उसके ऊपर आप कोई भी आरोप मत दीजिए, आपको पता है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस देश में कमज़ोरों की संख्या ज़्यादा है। जिस दिन हम कमज़ोरों को इकट्ठा कर लेंगे उस दिन इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी और हमारी ताकत आ जाएगी। तो आप इस एलिगेशन को क्लास के कॉन्फ्लिक्ट में बदलना चाहते हो? ये ऑलरेडी क्लास का कॉन्फ्लिक्ट है सर। पूरा का पूरा जेएनयू के ऊपर जो एलिगेशन है उसके पीछे एक क्लास कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां आज भी 120 रुपये में पढ़ाई होती है। अब 120 रुपये में यदि कहीं पढ़ाई होगी तो ऑब्वियसली इस देश का कोई भी कमज़ोर व्यक्ति जाकर के वहाँ पढ़ाई कर सकता है और अपनी मेरिट से वहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करके वहाँ एडमिशन ले सकता है। मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने टॉप किया था। पूरे ऑल इंडिया में मेरा रैंक 1 था, तब जा कर के मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ और हमने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की। हमने एमफिल कंप्लीट किया और आज मैंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली है। लेकिन ये जो कमज़ोर लोग आकर के पढ़ लें, जो समाज के दबे कुचले लोग हैं वो आकर के पढ़ लें, तो आखिर होटल में प्लेट कौन धोएगा, रिक्शा कौन खींचेगा? ये क्लास कॉन्शियसनेस तो हमेशा होता है। ये महाभारत के काल में भी था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से क्यों मना किया? क्यों जो है अर्जुन को वो धनुष सिखाएंगे और एकलव्य को नहीं सिखाएंगे? और एकलव्य यदि अपने दम पे सीख लेगा तो उसका अंगूठा काट लेंगे। तो ये तो प्रोसेस चलता है। देश में पहली बार जब एजुकेशन बिल लाया गया बिहार असेंबली में, तो हमारे यहाँ के एक महाराज थे, दरभंगा महाराज, उन्होंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं कि सबको शिक्षा देंगे, सब स्कूल जाएगा तो हमारी खेत में बकरी कौन चराएगा? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है ये। तो आज पब्लिक फंडेड एजुकेशन के ऊपर जो अटैक है वो अटैक इसलिए है ताकि सबसे पहले तो उसका लैंड जो है वो कैप्चर किया जा सके। अब दिल्ली जैसे शहर में 1000 एकड़ की ज़मीन है जेएनयू के पास, वहाँ पे मॉल बनेगा, वहाँ पे होटल बनेगा, यूनिवर्सिटी होने की क्या जरूरत है? लेकिन ऐसा लगता है कि जेएनयू का जो मतलब जो स्टेटस है, जेएनयू की जो एक वहाँ की हैसियत है, तो उसको कम करके इस तरह का वहाँ कुछ होगा? वो कम कर नहीं पाते हैं ना। अब इतना वो जो है 1 साल बदनाम किए कि जेएनयू खराब जगह है, खराब जगह है, और फिर उसी साल जो है जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे हमारी पहचान है। हम अच्छा रिसर्च प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ से लोग आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, अच्छे एकेडमिशियन बन रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं। इनको भी बोलने में जो है अब शर्म आ रही है कि इनकी जो रक्षा मंत्री हैं वो जेएनयू की प्रोडक्ट हैं, वहाँ से पढ़ करके आई हैं। जो अलग अलग राज्य के, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी वो जेएनयू से हैं, जहाँ आपका गुजरात मॉडल ये बोल रहे हैं। तो ये किसी यूनिवर्सिटी का जो विरासत है, जिसने उसका जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उसको इस तरीके से वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा क्यों है? ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि जो कॉमन मास है इस देश का, उसको ये लगने लगे कि उसका टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। हाँ, वो मतलब वो हमेशा बात होती है कि मतलब कन्हैया कब तक पढ़ता रहेगा हमारे पैसे से, कब वो पीएचडी कंप्लीट करेगा? मतलब अब 26-27 साल का, कितने साल के हो गए? मैं 30 साल का हो गया। अब कन्हैया 30 साल का हो गया, हमारे टैक्स के पैसे से पढ़ रहा है, और कब होगी इसकी पीएचडी कंप्लीट? मैंने पीएचडी बिल्कुल अपने समय पे ख़त्म की है। हर किसी को पीएचडी करने में इतना ही समय लगता है। उल्टे यूरोप में और अमेरिका में पीएचडी करने में लोग 7 साल लगाते हैं। हमने 5 साल में अपनी पीएचडी ख़त्म की है। और जो सवाल पूछ रहे हैं उनके सवाल का स्वागत करते हुए मैं उनको एक और सवाल देता हूं कि मैंने 30 साल में पीएचडी कर ली, मोदी जी 35 साल में एमए किए, उस पर कोई लोग सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? तो चूंकि मैं एक साधारण इंसान हूं तो जो मन करे वो पूछ लीजिए, लेकिन जिससे सवाल पूछना चाहिए उससे आप घबरा रहे हैं, उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे सवाल पूछेंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर हमला हो जाएगा, गौरी लंकेश की तरह आपकी हत्या हो जाएगी, डॉक्टर दाभोलकर की तरह आपकी हत्या हो जाएगी। तो कमज़ोर आदमी से तो कोई भी सवाल पूछ लेगा, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत वहाँ दिखानी चाहिए ना जब सामने में कोई ताकतवर इंसान हो। वहाँ तो कोई सवाल पूछ नहीं रहा है। और पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? मैंने तो समय पे पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन पढ़ने की कोई उम्र होती है क्या? अगर उम्र होती तो साक्षरता अभियान के तहत प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत भारत में क्यों की गई थी? बूढ़े लोगों को भी पढ़ाने का काम किया गया था। पढ़ने में बुराई नहीं है। सवाल ये है कि कमज़ोर लोग जब पढ़ लेंगे तो उनके अंदर समझ आ जाएगी, और समझ जब आ जाएगी तो वो सवाल पूछेंगे। यही तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे ना कि शिक्षित होइए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। ये वो प्रोसेस है। जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपके सराउंडिंग्स में हो क्या रहा है, और जब आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है तो आप सवाल पूछेंगे, उसके आधार पर लोगों को संगठित करेंगे, और जो इनजस्टिस है उसके खिलाफ आप संघर्ष करेंगे। ये जो एक प्रोसेस है सिटीजन बनने का, उस प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जा रहा है। आप वोट दीजिए, लेकिन आप अपने सिटीजनशिप के बारे में बात मत कीजिए। जब हम वोट देते हैं, हम इंडियन हैं, हमारी आइडेंटिटी इंडियन है, और एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है, बहुत सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी हमारी ड्यूटीज़ है जिसको हमको फॉलो करना है। और उसमें से एक फंडामेंटल राइट है एजुकेशन लेना।
तो फिर अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई तो नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों का जो आपके बारे में न्यूज़ थी, उसमें मैंने एक न्यूज़ ये देख ली कि कोई तो आपका ही एक सहयोगी था जिसने आपके ऊपर जयंत जिज्ञासु, तो उसने आरोप किया है कि आपकी जो पार्टी है, आपकी जो विचारधारा है, उससे अलग हट के व्यक्तिवाद आप उसमें मतलब उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये बात पहले मैं आपको कह दूं कि आज के समय में ये एक चलन बन गया है कि जब भी कोई लड़ाई छेड़ी गई हो, लड़ाई की शुरुआत हुई हो, तो उस लड़ाई को भीतर से कैसे तोड़ दिया जाए। मसलन कि आप अलग अलग इंसिडेंट में देख लीजिए, हार्दिक पटेल जो है पटेल आंदोलन के लिए, पटेल आरक्षण के लिए जाने जाते हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए जाने जाते हैं। जब चुनाव का वक्त आया तो उनके बहुत सारे साथी जो है अचानक से टीवी पे आकर के बोलने लगे और फिर गुजरात का चुनाव खत्म हुआ तो वो गायब हो गए, पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे कि रोहित वेमुला की जब घटना का इंसिडेंट हुआ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी डिस्प्यूट दिखाया गया। तो हर जगह क्या होता है कि आंदोलन को भीतर से ही तोड़ने की कोशिश की जाती है। जो भी आरोप लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये आरोप लगाए जाते रहेंगे, और जो आरोप लगाए गए हैं उन्हीं में से ये भी एक तरीके का आरोप है। मैं अपने जो है एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ बैठा हूँ सोफे पे, उसको एडिट करके ऐसा बना दिया जैसे वो मेरे जो है थाई पे बैठी हो, और वो मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, उसको टीचर बता दिया। और हम लोग बैठ करके वहाँ चाय पीने के लिए जमा हुए तो न्यूज़ बना दिया कि रंगरलियाँ मना रहे हैं। हमने जो है देश के भीतर महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार होता है उस पर बात की तो बता दिया कि हम सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जिस इंसिडेंट में थे ही नहीं, चेहरा हमारा लगा दिया, आवाज़ किसी और का लगा करके जो है देश विरोधी नारे लगवा दिए। तो ये सब जो प्रोपेगेंडा होता है, उस प्रोपेगेंडा का सिंपल एक रीज़न है कि कोई इंसान यदि किसी सवाल को लेकर के बात कर रहा है, उस पर चर्चा नहीं हो, चर्चा किसी और पे हो। मसलन अगर ये नहीं हुआ होता तो आप हमसे ये पूछ रहे होते कि एजुकेशन को ठीक करने के लिए आपके क्या उपाय हैं, ये सवाल हम लोग बात करते हैं ना, लेकिन हम प्रोपेगेंडा पे बात करने लगते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन होता है, ये डिस्ट्रैक्शन इसीलिए होता है कि बेसिक इश्यूज पे बात जो नहीं। मतलब ऐसे लोग उसको मतलब उसमें हो जाते हैं, वो मैनेज हो जाते हैं, ऐसा आपका कहना है कि लोग इस जो प्रोपेगेंडा करते हैं? देखिए, मेरे पास इसकी जो है एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि हर आंदोलन में हमने ये ट्रेंड देखा है। जैसे आप ये देख लेकिन लीजिए, ये पहला इंसिडेंस है इस तरह का कि आपके आंदोलन से जुड़ा हुआ कि जो अब इस तरह से आपकी नहीं, ये पहली बार जो है कि थोड़ा सा इसमें मीडिया ट्रैक्शन हुआ है। इससे पहले भी लोग अलग अलग तरह की बात बोलते रहे हैं। जैसे जब हम JNU-SU प्रेसिडेंट थे तो हमने कोई काम नहीं किया, ये वहाँ से शुरू हुआ। देखिए, मानवीय गुणों को हम लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी भी कोई चीज़ होती है। मान लीजिए एक इंसिडेंट के बाद आप हमसे जो है माजा कट्टा पे बात कर रहे हैं और हमारे साथ काम करने वाला और भी जो 200 लोग हैं उसको कोई स्पेस नहीं है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। हम भी उसकी जगह होते तो हमको भी बुरा लगता। तो मैं उसको बिल्कुल उस रूप में लेता हूँ। लेकिन दुख नहीं होता कि मतलब कोई अपना करीबी इस तरह से अगर अपने ऊपर इस तरह से आरोप, जो कल तक साथ था, वो अगर इस तरह के आरोप करता है तो कि उसको मनाया जाए? देश बहुत मज़ेदार है सर। इस देश में जो है लोग गांधी की बुराई करते हैं, हम कन्हैया कुमार क्या है उसके सामने में, हम तो कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री जज करेगा आपको कि आप क्या किए हैं। अब हमारे यहाँ देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बहुत कुछ बोला गया, लेकिन आज हिस्ट्री जज कर रहा है ना कि क्यों वो जेल में है। वो यदि तालमेल कर लेते बीजेपी से तो बहुत अच्छा आदमी होते। वो आडवाणी की रथ नहीं रोकते तो बहुत अच्छा आदमी होते। और वो जो है डेवलपमेंट नहीं किए, कोट एंड कोट, पुल के नीचे लाइट नहीं लगाई, तो जो है बिहार को पीछे लेकर के चले गए। लेकिन बिहार के जो बहुजन लोग हैं उनको जो उन्होंने स्वर दिया, ये बात अब उनको पता चल रही है ना। मछली को पानी की कीमत तब पता चलती है जब मछली पानी से बाहर आता है, तब उसको पता चलता है कि पानी क्या होता है। स्टूडेंट मूवमेंट के भीतर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज होना एक बात है, लेकिन स्टूडेंट मूवमेंट को ही अटैक करना, मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत ही दूसरे दिशा में बात को ले जाने वाली बात है। इसलिए मैं इस पर ना दुखी होता हूँ, ना मैं इस पे जो है अपनी कोई बात रखता हूँ, ना डिफेंस में कुछ बोलता हूँ। मुझे बस एक ही बात का भरोसा है कि जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो हिस्ट्री जो है हमको सही साबित करेगी, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हिस्ट्री हमको जो है गलत साबित करेगी। कन्हैया, जब आप आए थे JNU में तो आप क्या विचार लेके आए थे? आपकी स्थिति जो थी फैमिली के बैकग्राउंड वगैरह से, तो
आप जब आए दिल्ली तो मन में क्या था कि मैं दिल्ली जाके क्या करना चाहता हूँ? सर बहुत ईमानदारी से आपको बताते हैं, हम लोग जहाँ पैदा हुए हैं और जहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है, लाइफ को प्लान नहीं कर सकते हैं। लाइफ जो परिस्थिति पैदा करती है उससे सिर्फ जूझ सकते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे ये लड़ाई है। मान लीजिए झोला लेके घर से निकले हैं और स्टेशन पे रिजर्वेशन कराया है, अपनी सीट पे जाकर के बैठने का सोच रहे हैं, पहले से 10 आदमी वहाँ बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं के साथ बैठ करके आपको आना पड़ेगा। तो ट्रेन से जो यात्रा शुरू होती है वो फिर जो है दिल्ली स्टेशन पे जब आप बाहर निकलेंगे तो कोई आएगा और तिरंगा जैसा एक स्टिकर लगा करके 10 रुपये आपसे वसूली कर लेगा, मांगेगा नहीं, आपका वसूली कर लेगा। फिर ऑटो वाला जो है किराए में आपको ठग लेगा, देख के ही आप लगेंगे कि आप बिहार से आए हैं, तो 100 की जगह इससे 200 वसूल लो, वो हो जाएगा। फिर आप जब जाएंगे किराएदार के तौर पे एक मकान मालिक के पास, तो वो आपसे फिर उसी नज़र में देखेगा, कहाँ से आए हो, बिहार से आए हो, चलो उधर जाओ, उधर खड़ा रहो। मतलब पैसा हम ही दे रहे हैं, हमारे पैसे से वो जिएगा, उसके बाल बच्चे शौक मौज हमारे पैसे से करेंगे, लेकिन एहसान ऐसे जताएंगे जैसे वो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रहे हों। तो ये ज़िंदगी से जूझने की आदत सी हो गई है। जेएनयू भी नहीं सोचे थे कि कभी जेएनयू पहुँचेंगे, जीवन की परिस्थितियाँ जो है वो जेएनयू पहुँचा दी। और जेएनयू जब पहुँचे तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि चलो देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, आराम से पीएचडी करेंगे, पीएचडी करने के बाद जो है बाहर तो नौकरी पड़ी हुई है, जा कर के नौकरी ले लेंगे। लेकिन समय बीतता गया और ये एहसास हो गया कि ये मामला इतना आसान नहीं, लेकिन नहीं। नौकरी मतलब उस वक्त जब बिहार से निकले थे तो यूपीएससी करने आए थे। अच्छा, यूपीएससी करने आए थे और उसके लिए हमने बड़ी तैयारी की थी। एन मौके पे सरकार को लगा कि सोशल साइंस के स्टूडेंट को लेने की ज़रूरत नहीं है यूपीएससी में, और ये बात मोदी जी को नहीं लगी थी, ये बात मनमोहन सिंह जी को लगी थी। इसीलिए हमने कहा कि सरकार किसी की भी रही हो, जब हमारे साथ गलत हुआ तो हम चिल्लाए, उस वक्त भी चिल्लाए। हमने कहा कि हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट, मराठी बोलने वाले स्टूडेंट, उनको आप यूपीएससी से बाहर कर रहे हैं, और जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जीव टेढ़ा करके ओ माय गॉड बोलते हैं, उनको आपको लगता है कि वो बड़े टैलेंटेड हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है, वही यूपीएससी में काम कर सकते हैं। मराठी बोलने वाला इंसान ज्ञानी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, उसके पास भी जीवन के अनुभव हैं। उसको साइडलाइन करने के लिए सीसेट लाया गया, ये बोल करके कि सोशल साइंस के स्टूडेंट्स में प्रोफेशनलिज्म नहीं होता है। ये प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? आप पत्रकार हैं, आपका प्रोफेशनलिज्म यही है कि आप ईमानदारी से रिपोर्टिंग करें। प्रोफेशनलिज्म, आपका प्रोफेशनलिज्म और मलाइका अरोड़ा का प्रोफेशनलिज्म एक थोड़ी है, दोनों अलग अलग है। हमारे लिए चेहरा सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए रिपोर्टिंग सुंदर होना, धारदार होना ज़रूरी है। उनके लिए चेहरा सुंदर होना ज़रूरी हो सकता है। तो कहीं और का प्रोफेशनलिज्म कहीं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यूपीएससी के अंदर वैसे लोगों को लेने की ज़रूरत है जिसको हिंदुस्तान का इतिहास पता हो, ज्योग्राफी पता हो, सोसाइटी के बारे में पता हो, ताकि वो पब्लिक से सही तरीके से डील कर सके। आपको सीईओ तो बहाल कर नहीं रहे हैं कि जो एकदम चाबुक चलाता रहेगा अपने कॉरपोरेट हाउस में, जो है हेड, जो चीफ मैनेजर, मैनेजर पे मैनेजर, फिर जो है क्लर्क पे क्लर्क, जो है फिर प्यून पे। ऐसा स्ट्रक्चर तो आपको चाहिए नहीं। सबको एसिमुलेट करके जो एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल खड़ा कर सके, ऐसा अफसर चाहिए। लेकिन इन्होंने सीसेट ला करके वो पूरा पैटर्न बदल दिया। अब मेरे जैसा आदमी ट्यूशन पढ़ा करके बड़ी मुश्किल से ट्यूशन पढ़ा था, ऑप्शनल अचानक से बदल गए, तो हमने कहा कि अब तो हमारे बस की बात नहीं है, हम तो अब यूपीएससी में बिना मतलब का फिर से हम सीसेट की तैयारी करें, 2 जोड़ 2 बराबर 4 उसकी तैयारी करें, ये तो हो नहीं पाएगा। तो जो हमने पढ़ाई की थी यूपीएससी के दौरान ऑप्शनल के लिए, उसी बेसिस पे हमको लगा कि हमको एकेडमिक्स की तरफ जाना चाहिए। देन आई हैव डिसाइडेड टू गिव द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अपीयर इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ जेएनयू। और हम एंट्रेंस एग्जाम दिए और जो पढ़ा हुआ था उसकी बेसिस पे टॉप कर गए और एडमिशन हो गया। और एडमिशन हो गया तो यही सपना था कि पीएचडी कंप्लीट करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे। लेकिन इसी बीच में जो यूनिवर्सिटी में होता था तो उसमें जो हमारे सवाल थे उन सवालों को लेकर के हम भी प्रोटेस्ट में शामिल होते थे। शामिल होते होते पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बनते बनते वहाँ के लोगों को पसंद आया, चुनाव लड़े, प्रेसिडेंट बना दिया। प्रेसिडेंट बन गए तो मोदी जी को अच्छा दिन लाने का सवाल भूल करके हमको लगा कि इन स्टूडेंट्स को जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उठा करके जेल में डाल दिए। जेल से बाहर निकल करके आए तो वो लोग सोचे होंगे कि डर जाएगा, घबरा जाएगा, अपना जो है माफ़ी मांग लेगा, चुप हो जाएगा। ये तो सीखे ही नहीं है, माफ़ी कहाँ से मांग लेंगे, जो किए ही नहीं है वो बात स्वीकार कैसे कर लेंगे। तो हमने अपना पोजीशन रख दिया। तो बीजेपी के लोग कहने लगे कि हम लोग कांग्रेस के कहने पे बोल रहे थे। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे तब क्या आपके कहने पे बोल रहे थे? तब भी तो अपने कॉन्शियसनेस से बोल रहे थे। तो जो कॉन्शियसनेस हमको मिला है वो हमारी एजुकेशन की वजह से मिला है।
और वो एजुकेशन हम जनता के टैक्स के पैसे से हासिल किए हैं। तो आप जिसके चंदे पे जीते हैं आप उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, हम जिनके टैक्स के पैसे पे जिए हैं हम उनके सवालों को लेकर के लड़ते हैं। इतनी सी बात है। वो इसको राजनीति कहते हैं, हम इसको अपने हक की लड़ाई कहते हैं। यही अंतर है। कन्हैया जी, जब बिहार से निकले आपने कहा कि तब कोई प्लान करने की कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन तिहाड़ के बाद पहुंचने के बाद कुछ अलग प्लान नजर आ रहे कि कन्हैया बदलते हुए नजर आ रहे, ऐसा बताया जाता है। जैसे अगर बात करें कन्हैया वर्जन 1, जेएनयू में एजिटेशन होता है, आरोप लगते हैं, देश के खिलाफ नारे लगाए गए, मानते हैं कि उसमें आप संयोजक नहीं थे, कानून व्यवस्था बनाए रखने की आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन ऐसा भी सुनाई नहीं देता कि उन नारों को रोकने के लिए या उनके खिलाफ कुछ आपने किया। कन्हैया वर्जन 2, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता जब आपको चुनौती देते हैं पब्लिक मंच पर कि आप पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, तो आप बड़े जोर शोर से नारे लगाते हैं, उनको चुप करा देते हैं, देश के पक्ष में भी आप नारे लगाते हो और गांधी के हत्यारे गोडसे के खिलाफ नारे देने की चुनौती देते हैं। क्या कन्हैया भी राजनीति सीख गए? नहीं, देखिए राजनीति तो क्या है सर कि जब माँ के पेट में होते हैं तभी आपके साथ शुरू हो जाती है। किसको पोलियो का टीका मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये तो सरकार ही निर्धारित करती है ना। अगर सबके लिए फ्री पोलियो का टीका नहीं होता तो आज गरीब लोगों के जो मतलब गरीब लोग हैं उनकी बीबी को या उनको टीका नहीं मिलता और उनका बच्चा पोलियोग्रस्त पैदा होता, तो आपके पैदा होने से पहले राजनीति आपके साथ शुरू हो जाती है। फर्क यही हुआ है कि अब हम राजनीति समझने लगे हैं कि हमारे साथ कैसे राजनीति होती है। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, इसको समझिएगा, फिर मैं आपके वर्जन 1 और वर्जन 2 के सवाल पे आऊँगा। कि मेरे घर में 16 लोग जो है एक्सटेंडेड फैमिली में वो आर्मी की नौकरी करते हैं और हमारे ऊपर क्या आरोप है कि हम आर्मी के खिलाफ बोलते हैं। रियलिटी क्या है कि आर्मी के एक जवान ने, बीएसएफ के एक जवान ने कहा कि दाल में सिर्फ पानी ही पानी है और जो है नारायण की तरह जो है दाल ढूंढते हैं, ऐसे करके खोजते हैं तो दाना मिलता है। वो आज जो है नौकरी में नहीं है, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये है रियलिटी। जितने भी वीरता पुरस्कार पाने वाले लोग थे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का स्पेशल फंड होता था जिसको घटा दिया गया है। परमवीर चक, शौर्य चक, ये सारे अवार्डी जो है उनके बच्चों के एजुकेशन का बजट कम कर दिया गया है। सेमत पे कमीशन लागू होने के बाद आर्मी के जवान हैं उनका वेतन बढ़ा नहीं है, उनका वेतन घट गया है। क्योंकि जो इनकम स्लैब है वो इनकम स्लैब नहीं बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है कि उनको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, नतीजा उनको पेमेंट कट करके मिल रहा है। ये उनकी रियलिटी है। जो शहीद हैं उनकी फैमिली का कोई रिहेबिलिटेशन नहीं है। मेरे एक भाई साहब इंसर्जेंसी में शहीद हुए, मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी के साथ क्या हो रहा है, मेरे भतीजे के साथ क्या हो रहा है। तो ये हमारी रियलिटी, हम जानते हैं कि मेरे पिताजी किसानी कर रहे हैं और इस देश में 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जो किसानों को बीमा देने वाली कंपनी है उसको 10,000 करोड़ का मुनाफा हो रहा है और किसान के बच्चे जो हैं वो सीमा पे शहीद हो रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं कि नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया। तो ये अब हम समझते हैं और ये हम पहले से ही समझने लगे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अब समझे हैं। अलग अलग समय में जब समझ रहे थे तो अपनी कैपेसिटी में उसका विरोध कर रहे थे। अब इसमें जो है एक आपको अलग तरीके का माहौल इसलिए दिखेगा कि 9 फरवरी के वक्त जेएनयू को एक मीडिया अटेंशन मिला, फिर वो पूरा का पूरा एपिसोड चला। खाली वक्त था ना सर, सपोज कीजिए कि देश में उस वक्त चुनाव हो रहा होता तो आप कवर करने के लिए जाते, खाली स्लॉट था, मीडिया भी क्या करती, कुछ मसालेदार मिल गया था, अब कवर कर लिया। अब बोला कि इसमें क्या है, कुछ भी दिखा दो, क्या कर लेगा। अंबानी थोड़ी है कि हमारा जो है पैसा रोक देगा या जो है हमारे सीनियर जो है एडिटर को निकलवा देगा, ऐसा तो है नहीं। कन्हैया कुमार क्या कर लेगा, हम मतलब 10 आदमी लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर लेंगे, आपका ऐड थोड़ी बंद कर देंगे, सरकार थोड़ी हैं हम, वो तो अमित शाह बंद कर देंगे, ये उनके हाथ में है। ये जो मॉनिटरिंग है उसमें हम कमज़ोर लोग हैं, कुछ जवाब तो दे नहीं सकते हैं। मसाला बहुत अच्छा है, नेशनलिज्म बिक रहा है ना, देश के नाम पे लोग कजारिया टाइल खरीदेंगे, देश की मिट्टी से बना है, पता नहीं बाकी टाइल जो है किस मिट्टी से बनता है, आप देखिए ना। तो ये जो मार्केटिंग हुई है रिलीजन का, आर्मी का, नेशनलिज्म का, इसमें सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको फ़ायदा है। और इसको लेकर के अगर कोई पंचिंग बैग मिल जाए कन्हैया कुमार टाइप से जो लाल सलाम बोलता है तो कन्हैया कुमार को जेल में भी डालेंगे, इसकी आइडियोलॉजी को क्रिमिनलाइज भी करेंगे और पूरे देश के भीतर जो भी बोलेगा उसको एक लाइन बोल देंगे कि ये अर्बन नक्सल है। तो ये वर्जन दरअसल मेरा नहीं है सर, ये वर्जन उनका है। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान का वर्जन जिसमें मोदी जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वादे कर रहे थे, और 2014 के बाद का वर्जन जिसमें उन्होंने कहा कि जो वादा किया वो जुमला था। वादा किया था अच्छा दिन लाने का और क्रेडिट ले रहे हैं एलईडी बल्ब लगाने का।
तो ये आपको देखना पड़ेगा ना कि 4 महीने पहले जो कंपनी बनी है उसको राफेल का डील कैसे मिल गया। वर्जन हमारा नहीं बदला है सर, वर्जन हमारा वही है। हम लोग जो हैं बहुत साधारण लोग हैं सर। मेरे नाना जी जो हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। हमारे गांव को जो है बिहार का बारदोली कहा जाता है। 1942 में हमारे गांव के बहुत सारे लोग जेल गए थे और रेल जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रेल की पटरी लगाई गई थी उसको उखाड़ दिया था। बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमारी फैमिली का नाम है। तो हम शुरू से ही भारत माता की जय बोलते रहे हैं। लेकिन ये जब नेशनलिज्म का खेल खेला गया, नेशनलिज्म के नाम पे जो खेल खेला गया, उसको समझ गए कि अच्छा हम भारत माता की जय बोलेंगे, बोलेंगे, हमारी इच्छा है हम बोलेंगे, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, ये प्रोपगेंडा करके आप नाथूराम गोडसे की जय बोलेंगे, ये समझ में आया। और आप जो है राम का नाम लेकर के नाथूराम का मंदिर बना देंगे, ये हमको समझ में आया। जय श्री राम बोल करके हे राम को बोलने वाले को गोली मार देंगे, ये हमको समझ में आया। तो हमने उसको अपने तरीके से काउंटर किया है। जहाँ तक सवाल में ये है कि आपने उस नारे का विरोध नहीं किया, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि मैं उस नारे का खिलाफ था। एक पर्चा बतौर प्रेसिडेंट हमने निकाला था जिसमें स्टूडेंट यूनियन की तरफ से उन नारों को क्रिटिसाइज किया था। संबित जी जो है, आप उसी प्रवक्ता का नाम ले रहे हैं, वही सबसे खाली हैं, रोज़ शाम को मिल जाते हैं। वो जो है पेपर दिखाते हैं, वो पेपर जो उनके फेवर में हो या वो हिस्सा वो पढ़ करके सुनाते हैं जो उनके फेवर में हो। अभी जो कोर्ट से हमको एक्यूटल मिला है वो पेपर दिखाते हैं, वो पेपर दिखाते हैं कि हमने जो पर्चा निकाला था कि नहीं ये जो अगर नारेबाजी हुई है तो वो नारेबाजी जो है वो गलत हुई है, वो पेपर कभी दिखाते हैं। हमारे जैसे जो लोग हैं जो मेन लैंड से आते हैं, मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल इशूज है उसके साथ जुड़े हुए हैं। मान लीजिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय पार्टी है ना। एक राष्ट्रीय पार्टी को आप इंटरनेशनल कह रहे हैं, तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे है? चुनाव आयोग ने जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा क्यों दिया है? कुल 7 ही राष्ट्रीय पार्टी है ना इस देश में, उसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो ये जो प्रोपगेंडा है, उस प्रोपगेंडा को हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि नारेबाजी का बहाना करके कुछ ऐसा जो है रचा जाए ताकि हमारे असली सवाल को डाइवर्ट कर दिया जाए। उस दौरान हमारे लिए ये अफजल गुरु और नारेबाजी ये इम्पोर्टेंट नहीं था। उस दौरान हम लोग आंदोलन में थे कि जो PhD स्कॉलर का फेलोशिप बंद किया गया है उसको न सिर्फ चालू किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ रोहित वेमुला का जो इंसिडेंट हुआ था, तो जस्टिस फॉर रोहित वेमुला मूवमेंट हम लोग चला रहे थे। सवाल हमारा ये था, नारेबाजी का बहाना करके उसको कहीं और डाइवर्ट करके पहुंचा दिया। आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो सरकार में है पार्टीज़, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मूवमेंट से अब बाहर आ रहे हैं, जैसे आप है, शैला रशीद जैसे लोग हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो आप जैसे अब जो नेता बनने जा रहे हैं वो लोग थोड़ा जिम्मेदारी से कम बात करते हैं? कुछ भी स्टेटमेंट मार दिया, आपका आर्मी वाला स्टेटमेंट हो, उनका गडकरी जी वाला स्टेटमेंट हो, और थोड़ा जिम्मेदारी से बात करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके तरफ देखते हैं। ट्वीट डाल दिया, कुछ बोल दिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं जिम्मेदारी से ही बात करूँ, लेकिन आपको वो जिम्मेदारी पूर्ण बात पहुँची है कि नहीं पहुँची है हमको नहीं मालूम। आपको पता है कि इस देश में अभी फेक न्यूज़ की क्या हालत है। तस्वीर हमारी होगी, स्टेटमेंट किसी और का होगा, और ये सब टेम्पलेट बना करके चल रहा है। तरह तरह के जो है फेक न्यूज़ हैं, कुछ भी चला देते हैं। कौन सा आपको वायरल सच, ये आप ही लोगों का जो है वो प्रचार है ना। जब कहा गया कि हम 11 बार फेल हो गए हैं, और ये कहने वाले जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तथाकथित सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने ये बात कह दी। अब बताइए कोई PhD में 11 बार कैसे फेल कर देगा? आप जो कह रहे हैं कि हमने आर्मी के खिलाफ बोला है, ये पूरी तरह से प्रोपगेंडा है, और आपको इसको जज करना चाहिए। अगर हम आर्मी के खिलाफ कुछ बोलते तो हम जेल में होते। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ कुछ बोल देगा और उस पर जो है कानून का राज नहीं है, उस पर कानून की कार्रवाई नहीं होगी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर आप किसी चीज़ को निकाल लेंगे तो वो तो फिर सुनने में अजीब लगेगा ही। आगे पीछे का लाइन जो है वो फोटोशॉप पे एडिट कर दीजिए, पता नहीं किस पे एडिट करते हैं हमको नहीं पता, लेकिन होगा कुछ एडिट करने वाला ना। आगे पीछे का हटा करके बीच का दिखा दीजिए तो उसका पूरा अर्थ ही बदल जाएगा। बेसिकली उसमें यह है कि महिला दिवस के दिन पूरी दुनिया में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर हम चर्चा कर रहे थे, और उस पर हमने बताया कि अगर हम पुरुष हैं तो मान लीजिए कास्ट वायलेंस होता है तो मेरे ऊपर 1 लेयर का वायलेंस होगा, आएगा और हमारी हत्या करके चला जाएगा। लेकिन अगर हम महिला हैं तो मारने से पहले हमारे साथ बलात्कार होगा, तो हमारे साथ 2 बार वायलेंस होगा ना। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि रुवांडा में, जो अफ्रीका का एक देश है, 1 लाख महिलाओं के साथ एक साथ बलात्कार किया गया। ये क्यों किया गया? आखिर हमको अगर चिढ़ाना हो तो मेरी माँ की गाली क्यों दी जाती है?
ताकि क्रिमिनलाइज किया जा सके, टेरराइज किया जा सके। और उसमें हमने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर भी महिलाओं के साथ अत्याचार करने का आरोप है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है ह्यूमन राइट कमीशन को डायरेक्शन दिया है। अभी जो है आफ्स्पा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस पे जो है अभी आया है ना, सब लोग बोल रहे हैं ना कि आफ्स्पा ख़त्म करना चाहिए। इसके 2 व्यूज हैं। बहुत सारे एक्स आर्मी ऑफिशियल्स ने कहा कि इससे हमारी आर्मी डिस्करेज हो जाएगी, अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बोल रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि हम लोग जिम्मेदारी से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनका काम है इस बात को पहुंचाना, वो यदि जिम्मेदारी से नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम क्या कर लेंगे। हम आपके सामने बैठे हुए हैं, यहाँ आपने पोस्टर लगाया है, तो इसमें आप पाकिस्तान का नक्शा तो लगा ही सकते हैं ना, आपके लिए बाएं हाथ का काम है, तो लगा दीजिएगा, हम क्या कर लेंगे, आपका क्या बिगाड़ लेंगे। जिम्मेदारी से हम हमेशा बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास गैर जिम्मेदार होने का ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होकर के क्या हम सस्टेन कर पाएंगे? हमारे लिए स्थिति है, ये हमारी स्थिति नहीं है कि हम इसको जी पाएंगे। तो जो लोग गैर जिम्मेदारी से इस काम को पहुंचा रहे हैं लोगों के बीच में गलत तरीके से, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। हम लोग एक्चुअली फेक न्यूज के शिकार हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सच्ची है। कन्हैया, 9 फेब्रुवारी 2016ला JNU विद्यापीठामध्ये नेमकं काय झालं होतं? अफजल गुरुच्या समर्थनात घोषणा दिल्या होत्या का? अफजल गुरुच्या समर्थनासाठी कार्यक्रम आयोजित केला होता का? ठीक आहे, माध्यमं सांगतील चुकीचे आहेत, काही पेड माध्यमं असतील ते करत असतील, तर तुम्ही स्वतः तिथे उपस्थित होतात, त्यावेळेला नेमकं काय झालं होतं? घोषणा दिल्या होत्या का? आंखों देखा हाल तो आपको पता है, आप बता सकते हो क्या हुआ था उस दिन? देखिए, सबसे नहीं आपको भी पता हो सकता है। नहीं, आप तो वहां पे थे। मैं बता देता हूँ, मैं सब बात का जवाब दे दूंगा। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी है कि आपसे पहले सवाल ले लिए और जवाब बाद में देंगे। आमने सामने आप पूछ रहे हैं, आपसे हम सवाल लिखवा लिए हैं क्या? नहीं है सवाल ना? लिखने का सवाल नहीं है, तो आप वहां पे थे तो ठीक है, चलिए बोलिए। माझा कट्टा है, बोलिए, ये बोलिए। कोई चौधरी की इंटरव्यू थोड़ी ले रहे ठीक हैं है, मोदी जी बोलिए। का सवाल पहले से पूछ लेंगे। देश में जो हो रहा है उसको समझिए सर। सबसे पहली बात, जब घोषणा हुई मैं वहां नहीं था। एक भी एविडेंस होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब घोषणा हो रही हो और मैं वहां होता तो मैं जेल में होता, क्योंकि मेरे ऊपर जो आरोप आप लगा। कहाँ थे? उस वक्त कहाँ थे? मैं अपने हॉस्टल में था। हाँ। जब 2 ग्रुप में लड़ाई हुई, हाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद वो हो चुका है। जिस घोषणा की आप बात कह रहे हैं, अगर वो हुआ है तो हुआ है कि नहीं आपको पता वो है? अगर नहीं, अगर वो हुआ होता, इसको भी मैं आपको मालूम है कि आप तो हॉस्टल में थे, हॉस्टल और आप मैदान में कि कितना अंतर था दोनों में से? 2 किलोमीटर का अंतर 2 है में, साहब। तो आप वहाँ पे नहीं थे? मैं वहाँ पे नहीं था। 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, हाँ। मतलब बहुत बड़ा है सर, ठीक है। 1000 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, मैं 2 किलोमीटर दूर हमारा हॉस्टल है। जब सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि 2 ग्रुप में लड़ाई हो गई, आकर के छुड़ा दीजिए, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मेरे कहने पे शायद लोग झगड़ा नहीं करते, तब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। अगर मैं पहले से वहाँ मौजूद होता तो एक बात जान लीजिए, मैं प्रेसिडेंट यदि नहीं भी होता, यह मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कॉमन सिटीजन होने के चलते मैं ये घोषणा नहीं होने देता। ये गलत बात है। लेकिन ऐसी घोषणाएं दी गई थी क्या? मतलब देखिए, इसको लेकर के 2 ओपिनियन है। ABVP के लोग आज भी कह रहे हैं कि वो घोषणा दी गई, और जो लोग ऑर्गेनाइजर जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा कि हमने ये घोषणा नहीं दी कभी भी। लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है, 2.5 साल हो गया ना, हाँ। अगर घोषणा दी गई होती तो पुलिस इस पे चार्जशीट करती। कोई चार्जशीट नहीं है इस पे, मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मुझे तो यही वाला वर्जन सही लगेगा ना कि घोषणा नहीं दी गई। अगर घोषणा दी भी गई है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो आप होंगे तब तो कुछ करेंगे, और इसमें प्रेसिडेंट होने या नहीं होने का सवाल नहीं है। आप इसको ऐसे मत समझिए कि गांव में चोरी हो गई और मुखिया को जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। अगर मैं कॉमन सिटीजन भी होता तब भी मैं उसमें इंटरवीन करता, लेकिन मैंने बतौर प्रेसिडेंट भी इंटरवीन किया। जब मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी ने 10,000 का फाइन किया था, तो यूनिवर्सिटी ने यही लिखा कि आप ड्यूटी बाउंड नहीं थे, ठीक है। तो हमने कहा कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे, तो आप ड्यूटी बाउंड थे वाइस चांसलर साहब, देश के प्रधानमंत्री ड्यूटी बाउंड थे। अगर वो आपका जुरिडिक्शन है और आपके जुरिडिक्शन में कुछ हो रहा है, तो बतौर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप कह रहे हैं कि हम ड्यूटी बाउंड नहीं थे, तो फिर जो CM और PM है वो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो भी ड्यूटी बाउंड नहीं थे। गृह मंत्री भी ड्यूटी बाउंड नहीं थे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर देखना उनका काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसके ऊपर डाल देते हैं। वो होता है ना कि अभी देखिए, जो है नीरव मोदी पैसा लेके भाग गए, बड़ा मछली को नहीं पकड़ा। नीरव मोदी का बाद में देख लेंगे। नहीं, बाद में नहीं देख लेंगे। नहीं, सवाल ये है कि वहाँ पे सवाल का ही हम जवाब दे रहे हैं। वही वो आप यहाँ पे घोषणा नहीं हुई थी, आपका कहना है। एक गुट का कहना है कि वहाँ पे घोषणा हुई थी घोषणा, हाँ, मान लीजिए, तो आरोप पत्र क्यों नहीं है? ये सवाल हमसे पूछेगा कि दिल्ली पुलिस से नहीं, पूछेगा? आप अगर वहाँ पे घोषणा हुई है तो आप उसका निषेध करते हैं, और आप जो अफजल गुरु के वो कर चुके हैं। हाँ, अफजल वो गुरु कर के चुके समर्थन में जो घोषणाबाजी हुई थी, तो उसका भी आप जाहिर निषेध करते हैं? भाई, निषेध करते हैं तभी तो, ये शुरू से हमारा पोजीशन है कि हमको अगर घोषणा देना होगा तो हम घोषणा रोहित वेमुला के लिए देंगे, अफजल गुरु के लिए क्यों देंगे?
ये बात तो पता चल गया है ना आपको, ये बात तो हमने बता दी है आपको कि हमने उस पे जो है यूनियन का पोजीशन लिख करके उसी वक्त ला दिया था। ये बात तो 10 तारीख को ही हो गई, मेरी अरेस्टिंग तो 12 तारीख को हुई है, 2 दिन बाद। इस बात को आपको समझना पड़ेगा ना कि नीरव मोदी का मैं उदाहरण क्यों ले रहा हूँ कि उसमें जो है जो डायरेक्टर हैं पीएनबी के उनको नहीं पकड़े हैं, कलर को आप पकड़ लिए हैं। कलर का हिम्मत है कि बिना ऊपर के ऑफिशियल का जो है कहे हुए जो है वो पैसा दे देगा? आप रिपोर्ट लिख देंगे इनसे पूछे हुए, कर सकते हैं ये काम? अरे समझिए सर आप मैंने कन्हैया जी, मेरा सवाल ऐसा है कि चुनाव के पहले जो मोदी भाषणबाजी करते थे बहुत सुनने को अच्छा लगता था, चुनाव के बाद भी उनके भाषण अच्छे लगते हैं। आप भी बहुत सारा अच्छा भाषण करते हो, वो भी अच्छा लगता है सुनने के लिए। लेकिन ये भाषण को छोड़ के कुछ काम है क्या? ये क्यों कन्हैया कुमार ने पहले ये किया, ये लोगों के लिए ऐसा काम है, मूवमेंट छोड़ के, अगर भाषणबाजी छोड़ के क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको बता देते हैं, आज के समय में बोलना ही क्रांतिकारिता है। और आप पत्रकार हैं तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एडिट करवाते हो एडिटर साहब, नहीं करवाते हैं तो बहुत अच्छा एडिटर हैं आपके। आप लिखना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको लिखने नहीं दिया जाएगा, ये आप भी महसूस कर रहे हैं। आज बोलना इतना आसान काम नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि डीएम लेवल के लोग बोल रहे हैं, अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर रहे हैं। हुआ है कि नहीं? अभी बहुत सारे जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार के बारे में कुछ लिख दिया, उनको पोस्ट डिलीट कराया और उनको सस्पेंड कर दिया। अभी भी संजीव भट्ट जो है वो सस्पेंड होकर के बैठे हुए हैं। तो उतने ताकतवर लोगों के लिए बोलना आसान नहीं है। पुण्य प्रसून वाजपेयी के लिए बोलना आसान नहीं है, हैं? तो हमारे लिए बोलना आसान है। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ करके बोल रहा हूँ, मन होगा तो एडिट कर दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलना इतना आसान बात नहीं है। बोलना भी आज के समय में एक क्रांतिकारी काम हो गया है। बोलने के लिए आप बताइए, आपके महाराष्ट्र के 2 महान लोगों की जो है हत्या कर दी गई। क्या कर लिए थे पानसारे साहब, क्या कर लिए थे दाभोलकर साहब? बोली तो रहे थे। नहीं, वो खाली बोलते नहीं तो उनका काम भी था ना ग्राउंड लेवल पे। तो कन्हैया का काम क्या है? हमारा काम देखने के लिए आपको बिहार नहीं, हम सुनना चाहते हैं आपसे, हमें हमारा काम ये है कि जब भी जो जिम्मेवारी मिली है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, और जब हम स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं तो स्टूडेंट के सवाल को लेकर के ईमानदारी से लागू करेंगे। बतौर प्रेसिडेंट जब हमको स्टूडेंट ने जिम्मेवारी दी तो हमने अलग अलग चीज़ों को लागू कराया, और उसके साथ साथ जो भी सवाल स्टूडेंट के आते थे, जब हम प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो जैसे मैं कहता हूँ कि उस दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं इसलिए मौजूद नहीं था कि रात को 3 बजे तक स्टूडेंट के फ़ोन आते हैं, किसी का झगड़ा हो गया है, किसी की डिग्री नहीं निकल रही है, किसी को हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ करना होता है। और आज भी जब हम बिहार चले गए हैं तो अपने लेवल पे हम एफर्ट कर रहे हैं कि हमारे जो टीम के लड़के हैं वो हर संडे को संविधान यात्रा निकालते हैं बिना नारेबाजी का, और किसी भी पंचायत में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि आपके प्राथमिक अस्पताल में दवाई मिलती है कि नहीं मिलती है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं, आपके स्कूल में टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं। और जब निगेटिव रिपोर्ट आती है तो उसको लेकर के एप्लीकेशन लिखते हैं, बीडीओ को देते हैं, जिलाधिकारी से जा कर के मिलते हैं। इस बार भी जो है हम अपने ज़िले के जो है पदाधिकारियों से मिल करके आए हैं। लेकिन ये बात जो है प्रोपेगेंडा करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो वो चेंज दिखाई देगा। जैसे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को लेकर के डॉक्टर दाभोलकर ने काम किया, और आज उसकी शाखा जो है महाराष्ट्र के गांव-गांव में फैली है, तो वो काम बोलता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं। कि जब आप जेल में थे तो पुलिस का बर्ताव कैसे था? फिल्मों में कुछ अलग दिखाया जाता है, आपका अनुभव क्या है? नहीं, मेरा अनुभव ये है कि पुलिस के साथ कभी भी हम लोगों को नहीं उलझना चाहिए। पुलिस बिल्कुल हमारे बीच के लोग होते हैं, हमारी आपकी सारी समस्याओं से वो जूझ रहे होते हैं। उनको जब ये लग जाता है ना कि हमारे ही सवाल को लेकर के बोलने वाले लोग हैं, तो वो बिल्कुल आपको फैमिली जैसा ट्रीट करते हैं। पुलिस का बर्ताव मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। पुलिस ने कभी भी हमारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। इनफैक्ट आप ये जान लीजिए कि तमाम तरीके के प्रेशर के बावजूद जिस तरीके से कोर्ट रूम में मेरे ऊपर हमला हुआ, अगर पुलिस का एक छोटा सा हिस्सा जिसको मेरे साथ रहते रहते सिंपैथी हो गई थी, वो प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती, अगर वो एक्टिव नहीं होते तो शायद उसी दिन लिंच हो गया होता। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को लेकर के जो हमारा नज़रिया होता है, वो नज़रिया हमेशा अदराइजेशन का होता है, वो नहीं रखना चाहिए। वो हमारे ही बीच के लोग हैं, उनको भी अलग अलग तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए मैं कभी भी पुलिस के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाता। दिन भर क्या करते थे जब आप जेल में थे? तो दिन भर क्या होता था? देखिए, जेल इस मामले में मुझे बड़ा शांति और सुकून का जगह लगता था, क्योंकि बतौर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव आप दिन भर भाग रहे होते हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, ये प्रोटेस्ट करना है, उधर न्यूज़ भेजना है, इनका काम नहीं हुआ, उनका काम नहीं हुआ। जेल चले गए तो बहुत शांत जगह थी, आराम से जो है पढ़िए, समय पे खाना खाइए। निकाल रहे हो बाहर, ऐसा आया मन में? अरे रहने दो थोड़ा और 4 दिन। मुझे तो ये पता ही नहीं था ना कि कब तक रहेंगे। मुझे तो लगा कि अब आए हैं तो आराम से रहेंगे,
जेलर से बात भी कर ली कि जो है मुझे लैपटॉप वगैरह अलाउ कर दीजिए, यहीं बैठ करके पीएचडी लिख करके ही बाहर जाएं। एक ऐसा वक्त आया था कि ऐसा लगने लगा कि भाई अगला नीतीश कुमार, अगले लालू प्रसाद यादव, अगला जेपी या अगला लोहिया सामने दिखने लगा। अगला मैं ऐसा नहीं कहूं कि आप लोहिया हो, लेकिन ऐसा दिखने लगा था। लेकिन फिर भी वही गलती आपके वामपंथी पक्ष वही गलती हर बार करते हैं कि कोई नेतृत्व, कोई चेहरा उभरने नहीं देते, क्योंकि वहां पे फिर पॉलिट ब्यूरो में लफड़ा शुरू हो जाता है कि भैया हम व्यक्तिवादी नहीं है। मेरा कहना आपसे ये, मेरा पूछना आपसे ये है, अभी 2019 सामने आ चुका है, आपके सारे डिस्कोर्स का मतलब फिर वो वामपंथी हो या प्रोग्रेसिव पार्टियां हो या कोई भी हो, लड़ेंगे कैसे बीजेपी से और कैसे लड़ना चाहिए? सबसे पहले मैं बात कह रहा हूं और पूरी संजीदगी से कह रहा हूं कि बीजेपी को नहीं हराना है, न मोदी जी को हराना है। हमारे लिए कोई नेगेटिव एजेंडा नहीं है, हमारे लिए पॉजिटिव एजेंडा है कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल के हिसाब से चलेगा कि नहीं चलेगा, कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स से चलेगा। आप देखिए कि आपको अलग अलग जगह जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर जो है लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और सरकार जो है उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे एक एग्जांपल बताइए कि ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर अगर कोई नेशनल फ्लैग को हटा करके कोई और झंडा लगा दे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है, ठीक है। कहीं जाकर के भीड़ किसी की हत्या कर दे तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी है। कोई रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे रहते हुए अगर गैर जिम्मेदाराना बयान दे दे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है। अगर हम भी दे रहे हैं तब भी गलत है। अभी केरल में बाढ़ आई और एक सांसद ने कहा कि बीफ खाने की वजह से बाढ़ आ गई। आरबीआई के डायरेक्टर कह रहे हैं कि सबरी वाला मंदिर इसलिए डूब गया क्योंकि महिलाएं उसमें घुस गईं। ये सब जब बोला जा रहा है तो हम समझते हैं कि आज संविधान और उसके मूल्य खतरे में है। किसी को हराने से ज़्यादा इसको बचाना मेरा प्राइम टास्क है। और ये विचारधारा के झंझट मैं आपको लेफ्ट राइट नहीं करवा रहा हूँ। हम संविधान के दायरे में इस देश के विकास को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये सवाल है। और इस एजेंडे पे बिना जो है लेफ्ट सेंटर दायां बायां किए हुए वो सारे लोग जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, दे शुड कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट इट। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हम ये देखे हैं कि डेमोक्रेटिक नेशन भी ऑथोरिटेरियन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। हिटलर से पहले जर्मनी में भी डेमोक्रेसी थी। भाजप ज्या पद्धतीने काम करतं त्याच पद्धतीने सीपीआय करत नाही का? ऐसा करतं ना, त्याच पद्धतीने करतं. नहीं, ऐसा कैसे होगा? सिंगूर आणि याचं उदाहरण है? सिंगूर आणि नंदीग्राम तो हार गई ना सीपीआई। सीपीआई हार गई ना, तर ते संविधानाच्या विरोधातच होतं ना, तो हारेगा ना। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, यदि वो गैर संवैधानिक काम करे तो उसको सत्ता पे बने रहने का अधिकार नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। तो ये संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो इनको भी सत्ता पे नहीं होना चाहिए। हम यही कह रहे हैं। अगर सीपीआई ने भी कभी ऐसा काम किया तो जनता ने उसको सत्ता से बाहर किया ना। ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। एक छोटा सा सवाल मैं पूछती हूँ, आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे 2019 के लिए? कि लड़ सकते हैं, नहीं क्यों लड़ेंगे? तो इलेक्शन लड़ना में कोई बुरी बात थोड़ी है। हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। हम जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के काम करते हैं और जो हमारा पॉलिटिकल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम पे यदि एक एग्रीमेंट बनता है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। हम चुनाव के विरोधी थोड़ी हैं। हम थोड़ी ये कहते हैं कि बंदूक से क्रांति आएगी। तो अभी हम तो कहते हैं कि संसद से ही क्रांति आएगी। करने वाले हो? मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी में कैंडिडेचर तय होने का अपना एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग बैठेंगे और वो एक कैंडिडेट तय करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हम जो बात बोल रहे हैं बार बार कि सारे लोगों को एकजुट होना चाहिए भाजपा के खिलाफ, क्योंकि भाजपा जो है वो गैर संवैधानिक काम कर रही है और जो वादे उन्होंने किया 15 लाख का, 2 करोड़ नौकरी का, वो पूरा नहीं किया। इसलिए वो अपना मॉरल राइट लूज कर गए हैं सत्ता में रहने का। ठीक है, तो इस पे जब हम कह रहे हैं कि लार्जर यूनिटी बननी चाहिए तो मोर्चा बनना चाहिए। अब जब ये 2 प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी ना हम कैंडिडेट होंगे। जिस तरह से जेएनयू में मान के चलिए मुसलमानों के सारे त्योहार अच्छी तरह से खासे बनाए जाते हैं, लेकिन भाई दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा पूजा और उस राक्षस का कैसे अफेयर थे वगैरह की बातें बताई जाती है। मेरा सवाल आपसे ऐसा है, क्या भारत में हिंदू को हिंदू होने के लिए शर्मसार किया जाए, हिंदू को हिंदू रहने के लिए शर्मसार किया जाए? इसी नैरेटिव की वजह से आम हिंदू, वो जैसे ओबीसी हिंदू हो या दबा कुचला हिंदू हो, वो आप जैसे प्रोग्रेसिव लोगों से, वामपंथी दलों से दूर चला गया और वो अपने ही जैसे अपने में से एक गया हुआ मोदी जो उनके ही तबके से चला गया है, उनके पीछे चला गया। तो क्या ये प्रोग्रेसिव यूनिट आपका सारा पूरा, मैं आप कन्हैया व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा, हिंदू, क्या भारत में हिंदू को अपनी हिंदू अस्मिता रखनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या भारत में राष्ट्रवाद होना कोई पाप है? देखिए, एक बात मैं आपको कह देता हूँ, आपका पूरा सवाल जो है एक झूठ पे आधारित है।
जेएनयू में हर तरह का त्यौहार मनाया जाता है, दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, ईद भी मनाया जाता है, ईस्टर भी होता है और सब लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसके साथ साथ एक एकेडमिक डिस्कोर्स भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब होता है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। कुछ चीज़ अगर हो रहा है तो उस पर क्रिटिकली अपना एक व्यू लोग रख सकते हैं, जो कि एकेडमिक है, रिलीजियस नहीं है। रिलीजियस चीज़ों को, उस एक्टिविटी को, त्यौहार को, लोगों की भावना को और श्रद्धा को अलग रखना चाहिए, और जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसको अलग रखना चाहिए। अगर एकेडमिक डिस्कोर्स क्रिटिकली होना बंद हो जाए तो उसका क्या नतीजा होगा? कॉपरनिकस ने बोला था कि जो है पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, और वो जो है बाइबल के हिसाब से गलत था, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। आज हम इतना दूर तक यदि पहुँचे हैं, विज्ञान का विकास हुआ है, तो वो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है, सवाल पूछने से हुआ है, रेशनैलिटी से हुआ है। उसको डेवलप करने का काम यूनिवर्सिटी का है, उसको आप मिक्स मत कीजिए। लोग अगर आज मूल निवासी की बात कर रहे हैं, लोग आज यदि आर्य अनार्य डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं, वो एक एकेडमिक डिस्कोर्स है, लेकिन उसके आधार पे आप ये कहें कि हिंदुओं के त्यौहार बंद करा दिए जाते हैं, ये झूठ सारा है। डिस्कोर्स सिर्फ एक ही धर्म के क्रिटिसिज्म के ऊपर तो मतलब पूरा उसके ऊपर फिर आप डिपेंड है, ऐसा झूठ- माना फिर जाता है। आप ये मेरा झूठ सवाल है, मेरा क्लेम नहीं है। ये उसके आप ऊपर क्लेम बात- की तरफ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा सचमुच लोगों में है। नहीं, किस लोग में? मैं बहुत से विचारवंत को आपसे बात नहीं, करवा नहीं, दूं। आप एकदम प्रकाश रेड्डी जी से बात कर लीजिए, जो आपके नहीं, पार्टी के प्रकाश मेंबर रेड्डी से भी है। हम बात करते हैं। भारत में सारा क्रिटिकल डिस्कोर्स ये सिर्फ हिंदू रिलीजन के क्रिटिसिज्म के ऊपर बीता अच्छा, पूरी एक बात तरह से एक बात डिपेंड है। बता दीजिए, एक बात आप मुझे बता दीजिए। हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म है, इसको हम कैसे मानेंगे? इस सवाल का जवाब हमको दे दीजिए। सही बात है, आज जिस तरह की चीजें हो रही है वो नहीं बता सकते नहीं, ऐसा। एक बात मुझे बताइए, हिंदू धर्म सहिष्णु धर्म क्यों है? सहिष्णु धर्म इसलिए है कि हिंदू धर्म के बारे में बोला जाता है तब भी लोग सुन लेते हैं, और किसी धर्म को हम असहिष्णु धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि उस धर्म के लोग इस बात को नहीं सुनते हैं। आप ही ये बात समझिए ना, ये तो हमारी खूबसूरती है ना, कि हमको लोग गाली भी देता है तो हम सुन लेते हैं। यही हमारी विशेषता है ना, यही हमारा भारतीय होने का गुण भी है ना। कुत्ता आपको काट लेगा तो आप पलट करके कुत्ता को काट लीजिएगा, ये इंसान होने का लक्षण थोड़ी है, ये तो कुत्ता होने का लक्षण है। आप इस बात को समझिए कि ये बात, इस तरीके का ध्रुवीकरण सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि इस देश के जो असली सवाल हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। हमारे लिए असली सवाल ये है कि जो 12,000 किसान मरे हैं वो हिंदू भी है और मुसलमान भी है, लेकिन वो किसान भी है जिसकी हत्या हो गई और जिस पर चर्चा नहीं है। हिंदू मुसलमान के बहस में किसान की आत्महत्या का सवाल खत्म हो गया। आज लोगों को इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, लेकिन वो इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के बाद भी वो बेरोजगार हैं। ये सवाल हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो इस तरह का पोलराइज्ड डिस्कोर्स या डिस्कशन है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। और मैं आपको बता देता हूँ, यह देश जिस तरीके से काम करता है, जितना हिंदू का है उतना ही मुसलमान का है, जितना ब्राह्मण का है उतना ही दलित का है, उसी तरीके से जेएनयू भी है। वहाँ पे सब लोगों को अपना अपना प्रैक्टिस करने का राईट है। ऐसा नाही की कोई जाकर के उसको तोड दे रहा है। आपली एक विचारसरणी आहे आणि आपण म्हणता त्याप्रमाणे आपला लढा कुठल्याही पक्षाशी नाही तर विचारसरणीशी आहे असं आपलं म्हणणं आहे। आज आपण इथे आलात, बऱ्याच मुद्द्यांवरती स्पष्टपणे बातचीत झाली, त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। कभी कैमरा के बिना भी डिस्कोर्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आणि यानंतर कॉटन किंग प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय पीएमसी बँकमध्ये वेळ झाली आज इथेच थांबण्याची। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा।